मैं एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ की लड़कियाँ डॉक्टर बनने के लिए सपना देख करती थी, मगर उनके सपने इतनी आसानी से पूरे नहीं होते। मैं डॉक्टर बनकर अपने ख्वाब को पूरा करना चाहती थी। मैं बहुत इज्जतदार परिवार की बेटी हूँ। मेरे ख़ानदान में घर से बाहर काम करने वाली लड़कियों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। कोई गरीब हो तो कोई माँ के रिश्तेदार हो तो सारे रिश्तेदार उनकी मदद कर दिया करते थे, लेकिन किसी को भी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं था कि लड़की कमाने घर से बाहर निकले। इस रस्म और अजीबोगरीब सिस्टम को तोड़ने वाले इकलौते इंसान मेरे पिताजी थे। सबसे पहले उन्होंने अपनी मर्ज़ी की शादी की। मेरे मामा जी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और मेरे पिताजी बिजनेस करने के लिए शहर आए थे। उन्होंने अपनी पसंद की शादी करने के बाद शहर में ही शिफ्ट हो गए। मैं पैदा हुई तो मेरी माँ की मौत हो गई। मेरे पिताजी और मामा बिजनेसमैन के पार्टनर थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। मामा जी के देहांत के बाद पिताजी बहुत टूट गए थे। उनको अपना होश नहीं रहा था। पिताजी को मेरा ध्यान कभी नहीं आया। मैं ख़ानदान के लोगों ने ही मेरी परवरिश की। मैं अपनी दाढ़ी हाल में ही रही, सतन माहौल में जहाँ सांस लेते हुए भी घुटन महसूस होती थी। मैं एक बुआ अब नॉर्मल थी, इसलिए उन्हें कभी कमरे से बाहर नहीं निकाला जाता था। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे उनको देखकर बहुत अफसोस होता था और बहुत हमदर्दी भी थी। सब लोग बुआ को पागल कहा करते थे, मगर मेरे साथ हुआ बहुत खुश थी और हम बहुत सारी बातें करते थे। मेरे पिताजी महीने में एक बार मुझे अपने साथ शहर ले जाते थे। उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। अब लोगों के लिए यह ताज्जुब की बात होगी, लेकिन मेरी दूसरी माँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। शायद इतनी अच्छी थी कि मेरी सगी माँ भी इतनी अच्छी नहीं होती। और उन्होंने पिताजी से कहा कि हम पायल को अपने साथ ही रख लेते हैं। उसी वक्त मैं 14 साल की थी। मेरे ख़ानदान के लोग मेरी शादी करने की बातें कर रहे थे, लेकिन मेरे पिताजी ऐसा नहीं चाहते थे कि मेरी इतनी कम उम्र में शादी हो जाए। मेरे पिताजी मुझे अपने साथ शहर में ले लाए। मैं शहर तो मेरा बस एक ही ख्वाब था कि मुझे पागल लोगों का इलाज करना है। मैं अब नॉर्मल और पागल लोगों का इलाज करना शुरू करना चाहती थी। मेरे ख़ानदान के लोगों को इस बारे में जब पता चला तो क़यामत आ गई। मेरी दादी तो बहुत ही गुस्से में आ गई और मेरे ताऊ जी तो रिश्तेदार ख़त्म करने पर ही उतर आए थे। मगर मेरे पिताजी ने ठान लिया था कि मेरे पिताजी और ख़ानदान वालों की बातों पर नहीं आएंगे और पिताजी मेरे सारे सपने पूरा करना चाहते थे। उन्होंने मुझे आज़ादी दे दी और कहा कि जो तुम चाहो वैसा करो। ऐसे ही 6 साल बहुत मुश्किल से कटे। यह बात तो सबको पहले ही पता थी कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इसलिए मेरे ख़ानदान वाले मुझे अछूत समझते थे। कोई भी मुझे बात नहीं करना चाहता था और ना ही किसी को मेरी परवाह थी। लेकिन फिर भी मैं अपने मकसद में कामयाब होना चाहती थी। मैंने अपनी कोशिश जारी रखी, यहाँ तक कि मैं अपने मंजिल को पा लिया। आज मैं अपने मकान पर पहुँच चुकी थी। मेरी उम्र 28 साल है और मैं अब डॉक्टर बन चुकी हूँ। मैं अपने पैसे से ही अपनी ज़िंदगी बना लिया। यह पागल लोग मुझे बुरे नहीं लगते थे, मैं इनको अपनी मानती हूँ। पागल मैरिज मेरे इलाज से सेहतमंद हो चुके हैं। मैं अब लोगों के साथ इतनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। अगर ये अस्पताल में जवान लड़कियों की बच्चेदानी के साथ क्या खेल खेल जाता था, यह राज सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर लड़कियों की बच्चेदानी किस इस्तेमाल में ली जाती थी? मुंबई से लेकर आगरा तक यह सफ़र आसान नहीं था। मैं कभी भी यहाँ नहीं आना चाहती थी, मगर मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया था। मुझ पर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाकर और मेरी काबिलियत पर कई छोटे सवाल उठाकर मुझे 2 ऑप्शन दिए गए थे। मुझे अस्पताल के डॉक्टर पकाने को कहा गया। डॉक्टर पायल, आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहले यह है कि आपका लाइसेंस कैंसिल करके आपका कैसे मीडिया कर देंगे, जिसकी वजह से आपका पूरा कैरियर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ मुंबई से किसी दूसरे शहर में आपको जॉब भी नहीं मिलेगी। दूसरा रास्ता यह है कि आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जिस वजह से आपकी इज्जत भी बच जाएगी और हमारे अस्पताल का नाम भी बदनाम नहीं होगा। मुझ पर अपने खिलाफ़ लगाए गए झूठे इल्ज़ाम सुनकर बहुत तकलीफ़ हो रही थी, मगर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए मैंने ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन चूज़ किया, क्योंकि मेरे ख़िलाफ़ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। मजबूरन मुझे आगरा के अस्पताल में आना पड़ा। यहाँ आने से पहले ही मैं यहाँ की काफ़ी कहानी सुन चुकी थी।
यहाँ आने से बेहतर डॉक्टर समझते थे कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूँ, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ही ख़राब था। और दूसरी बात यह थी कि यह सबसे ख़तरनाक पागलों को रखा जाता था। मैं पहले जिस पागल खाने में नौकरी करती थी वहाँ पर वह मरीज आते थे, इनका इलाज पॉसिबल होता था। मगर आगरा के अस्पताल में तो सुना था कि यहाँ का इलाज मरीजों को रखा जाता है जिसका कोई इलाज नहीं है। वहाँ जाने से पहले वहाँ की कहानी मुझ पर पहुँच चुकी थी। जिसने भी इस अस्पताल के बारे में सुना मुझे वहाँ जाने से रोकना चाहा। मुझे बहुत मना किया मगर मैं मजबूर थी। अगर वहाँ नहीं जाती तो मैं सबके सामने जलील हो जाती। मुझ पर लगाए गए झूठे आरोप सारी दुनिया के आगे पेश कर दिए जाते, फिर मैं बेगुनाह होते हुए भी गुनाहगार साबित कर दी जाती। इससे बेहतर यही था कि मैं आगरा के अस्पताल में ही ट्रांसफ़र हो जाती। इसलिए मैं आगरा आने के लिए राज़ी हो गई। शाम के वक्त मैं अस्पताल पहुंची थी। शाम के तकरीबन 5 बज रहे थे। यहाँ का माहौल तो मैं आते ही देख लिया था। जब मैं वहाँ एंट्री थी कि तभी कैदी लड़की ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। मैं इस वक्त समझ चुकी थी कि मेरा यहाँ बहुत मुश्किल वक्त गुजरने वाला है। मैंने जाते ही अपना चार्ज संभाल लिया। मैं चाहती थी आने के 2-3 बाद ही ज्वाइनर कर सकती थी, मगर मैंने सोचा कि काम तो करना ही है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं आज ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती हूँ। पागल खाने के पास ये डॉक्टर स्टाफ के लिए हॉस्टल बना हुआ था। वहाँ कोई भी मुंबई का नहीं था। लोगों को बहुत हैरत होती थी कि मैं इतना बड़ा मुंबई शहर छोड़कर यहाँ आई हूँ। मैं किसी को ज़्यादा दोस्ती करना पसंद नहीं की थी। मैं अपने काम से काम रखती थी। मेरे काम पागल औरतों का इलाज करना था। वहाँ अलग अलग तरीके से पागल लोगों को रखा गया था। सबसे ख़तरनाक कैदी औरतों को भेड़िए डाली जाती थी और उनको जंजीरों से बांधा जाता था ताकि वह खुद को नुकसान ना पहुंचा सके। मेरी ड्यूटी अपने दिमागी बीमार औरतों का इलाज करना था जो बहुत ही खतरनाक पागल औरत थी। इनके इलाज के लिए मेल डॉक्टर को टीम भी थी। मेल डॉक्टर के अलावा यहाँ कोई नहीं आ जाता था। मैं बहुत लगन और मेहनत के साथ अपने मरीज का इलाज कर रही थी। मेरी एक मरीज लड़के से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वह मेरे इलाज और मेरे उसे ज़्यादा ध्यान देने की वजह से वह बहुत जल्दी ठीक हो रही थी और अक्सर उसे अपने साथ अपने ऑफिस में बिठा लिया करती थी। एक दिन वह मुझे कहने लगी, पायल तुम्हें पता है मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर आया है ना। वह बिल्कुल अच्छा नहीं है और जानबूझकर बहुत ज़ोर से तंग लगता है, यहाँ बाजू में लगाता है। वह लड़की मुझे अपनी दोस्त समझती थी, इसलिए मेरा नाम लेकर मुझे पुकारती थी। उसका नाम रिंकी था। मैंने उससे पूछा कि कौन सा बड़ा डॉक्टर। वह कहने लगी वह रोज़ मेरे दोस्त को कहीं लेकर जाता है। मैं उसको अपने कमरे में खिड़की से छुप कर देखती हूँ। मुझे उसके बातों पर यकीन नहीं आया। मैंने सोचा कि किसी डॉक्टर को क्या पड़ी होगी जो आधी रात को किसी पागल लड़की का इलाज करने आए। फिर मैंने अपने दिमाग लगाया कि वह तो आप धीरे धीरे काफ़ी सेहतमंद और बिल्कुल ठीक हो जा रही थी और हो सकता है वह सच कह रही हो। उसी रात मैं हॉस्टल जाने के बजाय पागल खाने में रिंकी के वार्ड में ही रुक गई। रात के 12 बजे अचानक आवाज़ आने लगी। रिंकी मुझे कंधे से हिला रही थी और मुझे धरती की तरह देखने का इशारा कर रही थी। मैंने उसको साथ खिड़की की तरफ देखा। मेरी नींद में बंद हुई आंखें एकदम खुल गई और मैं मरते हुए बाहर देखा। वह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि वह डॉक्टर ही था जो नीचे वाले वार्ड से एक लड़की को खींचते हुए अपने साथ लेकर जा रहा था। मैं भागकर नीचे गई मगर तब तक वह उसे अपने साथ लेकर कहीं जा चुका था। मुझे उस डॉक्टर का चेहरा नज़र नहीं आया। पता नहीं वह कौन सा डॉक्टर था और रात के इस वक्त इस पागल लड़की को वह क्यों अपने साथ ले गया, क्या इलाज के लिए या फिर कुछ और करने के लिए। दूसरी तरफ नहीं सोचना चाहती थी, लेकिन जो हालात मेरे सामने थे वह इसी तरह इशारा कर रहे थे। ना जाने वह खेल कब से चल रहा था। बेचारी रिंकी को तो मुझे रोज़ बताती थी मगर मैं उसकी बात मानती नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि एक डॉक्टर ही अपने मरीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। अगले दिन मैं जानबूझकर फिर से रिंकी के वार्ड में रुक गई, लेकिन इस बार जो लड़की थी वह कल वाली नहीं होती और वह कल वाली लड़की नहीं थी और 2 डॉक्टर उसे खर्चे हुए अपने साथ ले जा रहे थे। हैरत की बात तो यह थी
कि वह लड़की कुछ कह नहीं रही थी और चुपचाप उन लोगों के साथ जा रही थी। वह लड़की शोर क्यों नहीं मचा रही थी। फिर मुझे ख्याल आया कि वह लड़की शोर कैसे मचा सकती है, वह बेचारी तो पागल है, उसे अपना क्या होश होगा। पर भागकर नीचे गई और उन डॉक्टर के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैं डॉक्टर से कहा, रात के इस वक्त आप लोग इस लड़की को कहाँ लेकर जा रहे हैं। वह दोनों मुझे देखकर घबरा गए। डॉक्टर शुक्ला जी को सीनियर डॉक्टर थे। वह कहने लगे कि हम डॉक्टर हैं तो इलाज के लिए लेकर जाएंगे ना। वह मेरे सामने उस लड़की को अपने साथ लेकर चले गए और वह सीनियर डॉक्टर थे, इसलिए मैं उनको देखकर चुप हो गई। कई रातों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। मैं यही देखते ही वही सीनियर डॉक्टर अपने साथ एक डॉक्टर को लाता और अपने साथ किसी न किसी पागल औरत को लेकर जाता। ना ही मैं उन लोगों को रोक सकती थी और ना ही वह डॉक्टर उन्हें रोक सकती थी। जो रात की ड्यूटी पर होती थी, मैंने उसे डॉक्टर से कहा कि तुम इन्हें जाने क्यों देती हो। तो वह कहने लगी कि मैं कैसे रोकूं। वह सीनियर डॉक्टर शुक्ला और उनके आगे बोलने की और रोकने की ज़रूरत नहीं कर सकती। मैंने पूछा, अच्छा ठीक है, तुम्हें यह तो पता होगा कि रात के इस वक्त क्या हो रहा है, यह लोग क्या करते हैं। मगर उसे डॉक्टर को भी कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं तो सपने चढ़ चुकी थी। आखिर ऐसा कौन सा इलाज है जो रात के इस वक्त होता है। मैंने वार्ड को बताया तो उन पर मेरी शिकायत का कोई असर नहीं हुआ और कहा गया कि डॉक्टर शुक्ला का इलाज करने का अपना तरीका है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। किसी को कोई फिक्र नहीं थी कि वह लड़की बहुत ज़्यादा पागल थी, लेकिन उस लड़की को भी अपनी कोई इलाज भी थी। ऐसे कैसे कोई भी उसे बाजू पकड़ कर ले जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मेरे दिल बार बार कह रहा था मुझे लड़कियों के लिए कुछ करना चाहिए। मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, मेरी ड्यूटी इस वार्ड में लगा दी जाए, लेकिन उस पर भी साफ इनकार हो गया। कहा गया कि वह बहुत ज़्यादा खतरनाक पागल औरत का वोट है, आप वहाँ हैंडल नहीं कर सकती। मैं मासूम हो गई और हर तरह से रास्ता बंद था। और वह डॉक्टर क्या करते थे, कोई भी मेरी बात सुनने और समझने को तैयार नहीं था। मैंने फैसला किया कि जिन लड़कियों को मैंने उस डॉक्टर को ले जाते हुए देखा है, क्यों ना उन लड़कियों का टेस्ट किया जाए, क्योंकि वह लड़कियां तो खुद बताने से काबिल नहीं थी। उनका टेस्ट हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता और पता चल जाता कि उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। मैं दोबारा रात को वार्ड में गई और वहाँ के डॉक्टर को सब कुछ बता दिया। डॉक्टर कहने लगी कि तुम उन बड़े लोगों से इन पागल लड़कियों की खातिर क्यों पंगा मोल रही हो। मैंने कहा कि पागलों की डॉक्टर हूँ तो उन्हीं के बारे में सोचूंगी ना। फिर मैं लड़कियों का टेस्ट करने के लिए उनको अपने रूम में बुलाया। जैसे उनका टेस्ट करने के लिए उनके कपड़े हटाए, यह देखकर मैं हैरान रह गई। मैं उसके पेट पर टाँके लगे हुए थे, जैसे कोई ऑपरेशन हुआ हो। फिर मैं दूसरी लड़की को बुलाया और उन सारी लड़की को बुलाया जिनको डॉक्टर शुक्ला अपने साथ लेकर जाते थे। उन सब लड़कियों के पेट पे ऑपरेशन हुए थे और बाकी की लड़कियां बिल्कुल ठीक थी। मैं तो देखकर चौंक गई थी कि आगे डॉक्टर शुक्ला इन सब किस्म का इलाज कर रहे हैं। आखिर पेट का ऑपरेशन क्यों। मैंने 2-3 लड़कियों और चेकअप किया और उनके कुछ टेस्ट भी करवाया। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर के बच्चेदानी गायब थी। मैंने बाकी लड़कियों के भी टेस्ट करवाए और यही बात सामने आई। अब तो मैं सही मायने में चक्र में रह गई थी। डॉक्टर शुक्ला और उनकी टीम ने हैरान कर दिया। आखिर उन मासूम लड़कियों के साथ कैसा जुल्म किया जा रहा था। मैंने सोचा सबूत तो मेरे पास ही है। मैं अस्पताल के सर के पास जाकर उनको इन डॉक्टर की सारी सच्चाई बताती हूँ कि डॉक्टर शुक्ला इन बेचारी लड़कियों के साथ कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। मैं बहुत शोर और उम्मीद के साथ उठी, लेकिन फिर आधे रास्ते में ही रुक गई। मुझे ख्याल आया कि पहले तो यह तो मालूम कर लूँ कि वह सब लड़कियों की बच्चेदानी निकाल कर किस मकसद में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं चुप रह गई। अब मुझे इस बारे में मालूम करना था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अस्पताल का आधे से ज़्यादा स्टाफ इस बारे में ज़रूर जानता है। ऐसा मुझे लड़कियों का टेस्ट करवाने के बाद पता चला। उन सब ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी ताकि मैं इस मामला से दूर रहूं। वह बड़े डॉक्टर हैं और यहाँ काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और लोगों की टक्कर लेना मतलब यह अस्पताल से अपनी नौकरी से हाथ धो लेना था। इसी वजह से कोई भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। अब जो भी करना था वह मुझे खुद करना था।
अगले दिन अस्पताल में एक नई लड़की जो लाया, उस लड़की को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस लड़की को मैं जानती थी और बहुत ही अच्छे से जानती थी। उस लड़की को देखकर मुझे कुछ याद आने लगा। वह एक न्यूज़ रिपोर्टर थी जो पहले मेरा इंटरव्यू ले चुकी थी। उस लड़की को मैं कहीं कहानी सुना चुकी थी। उस लड़की के जाने के बाद मैं अपने आज तक काम का जायज़ा लिया। मुझे राउंड पर भी जाना था। मैं जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली तो वही रिपोर्टर मुझे सामने आ गई, दिखाई दी। कहने लगी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है। उसने पीछे मुड़कर देखा और कहने लगी, यहाँ नहीं और कहीं बात करते हैं। ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं आपसे फ़ोन पर बात कर लूँगी। उसका अंदाज़ा देखकर मैं कुछ चौकसी रह गई और उसे अपना फ़ोन नंबर दे दिया। वह लड़की मुझे थैंक यू कहकर भाग गई। मुझे अभी तक अस्पताल में आए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे और मेरी लगन और काबिलियत के बिना पर जल्द ही मुझे अस्पताल का इंचार्ज बना दिया गया था। मैं काफ़ी दिनों से इस बात को नोट कर रही थी कि अस्पताल में कुछ तो गलत ज़रूर हो रहा है। मेरा शौक़ मुझे बार बार इशारा दे रहा था, मेरे खिलाफ़ कुछ खिचड़ी पक रही है। जब कोई एक ओवर दर्जे पर पहुंच जाए तब हादसे की भी कमी नहीं होती। मुंह पर तो सब मेरे थे, मगर पीठ पीछे क्या हो रहा था मैं कुछ नहीं जान सकती थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे खिलाफ़ क्या साजिश चल रही है। होश तो मुझे तब आया जब पानी सर से ऊंचा हो गया। मेरे खिलाफ़ संगीत करप्शन के इलाज लगाए गए, क्योंकि अस्पताल की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही, इसलिए मुझे बहुत सोच समझकर फंसाया गया था। कुछ दिनों पहले ही अस्पताल की तरफ से अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए डोनेशन किया गया था। इस पर मेरे सिग्नेचर थे। मुझे खुद ही मेल करके कहा गया था कि मैं इसकी रकम डोनेट करूं, लेकिन बाद में पता चला कि वह फेक अकाउंट था जिससे मेल आया था। सारे वाक़े को मसाला लगाकर इसे रिपोर्ट लड़की ने पेश किया गया था। मुझे उससे यह उम्मीद नहीं थी। कहा तो वह लड़की मेरा पर्सनल इंटरव्यू लेने आई थी। अब उसने मेरे बारे में टीवी पर ना जाने कैसे कैसे न्यूज़ ब्रेक कर दी थी। ऐसी लड़की ने तो मुंबई में भी मुझे फंसाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से मेरा मुंबई से यहाँ आगरा में ट्रांसफ़र हुआ था। वह लड़की यहाँ भी मेरे साथ ऐसे ही कर रही थी। मैं अपनी बर्बादी का जिम्मेदार इस लड़की को ही ठहरा रही थी। इसी लड़की की वजह से तो मैं यहाँ आई थी। यह लड़की यहाँ क्या कर रही थी और इसको कौन यहाँ एडमिट करवा कर चला गया था। 3 महीने पहले की बात है जब यह लड़की मेरा इंटरव्यू लेने आई थी, लेकिन उसी वक्त यह लड़की बिल्कुल ठीक थी और मेरे खिलाफ़ साजिश करने वाले लोगों का भी साथ भी दे रही थी। मगर जब बीमार होकर वह लड़की यहाँ इस अस्पताल में एडमिट थी, मैं उसके पास चली गई, जो मुझे कोई नज़रों से देख रही थी, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैंने ध्यान से उस लड़की की तरफ देखा। उसके शरीर पर चोटों के काफ़ी निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की को करंट दिया गया है, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालात हो गई थी। जो भी था, मगर उस लड़की ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मगर बदला लेने के लिए मैं उसके साथ बुरा नहीं कर सकती थी। मैंने उसका इलाज करना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ में कोशिश में लगी थी कि डॉक्टर शुक्ला के रास्ते पर पहुंच जाऊं, मगर अभी तक मुझे कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। मैं बहुत शातिर इंसान था। मेल वार्ड में फीमेल डॉक्टर का जाना मना था, लेकिन क्योंकि वहाँ मर्द डॉक्टर ही काफ़ी होते थे, मैंने बहुत बार देखा था कि वह लड़कियों की मर्दों वाली साइज पर ही जाते थे। मैं इंतज़ार में थी कि अब वह अगला शिकार करेंगे, लेकिन अब डॉक्टर शुक्ला को मुझ पर शक हो चुका था कि मैं उसकी जासूसी कर रही हूँ। डॉक्टर शुक्ला मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने काम से काम रखूँ। अगर मैं इधर उधर ताक झाँक करने की कोशिश की तो मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर शुक्ला के जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक अपनी सांस में काबू में रखती। मैं उनको जवाब देना चाहती थी, मगर मेरी आवाज़ ही झलक नहीं निकालती और मुझे खुद पर बहुत अफसोस हुआ करता कि मुझे उसके सामने कमज़ोर नहीं बनना चाहिए था। मैंने देखा कि वह न्यूज़ रिपोर्ट काजल वह बहुत बुरी तरह डरी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वह कहने लगी वह गंदा आदमी है जो पता नहीं आप कहाँ चला गया। वह डॉक्टर शुक्ला की बात कर रही थी। मैंने उसे दोपहर को गोली और खुद अपने हाथों से खिलाई।
मेरा इरादा यह था कि जल्द से जल्द उसे बिल्कुल ठीक कर दिए, ताकि मैं उससे पूछ सकूं कि वह यहाँ तक कैसे पहुँची और यहाँ क्या करने आई थी, और उसे यहाँ तक इस पागल खाने में कौन छोड़ कर गया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि खासी इंटेलिजेंट लड़की को दिमागी मैरिज कैसे बना दिया गया। आखिर ऐसा किसने किया? यह भी एक बहुत बड़ी उलझन की बात थी। काजल को यहाँ तक छोड़कर जो भी गया था, यकीनन उसी ने काजल की ऐसी हालात की थी। मैंने रजिस्टर चेक किया तो देखा कि रिश्तेदारों वाले जगह पर मित्र लिखा हुआ था, यानी उसका कोई दोस्त उसे यहाँ छोड़कर गया हुआ था। काजल की दिमागी हालात अब ठीक होने लगी थी। इलाज चलते रहते की वजह से वह पहले की तरह काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई थी, मगर जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने पूरे महीने काजल पर खूब मेहनत की और आज वह दिन भी आ चुका था जिस दिन काजल पूरी तरह से ठीक हो गई। मैं काजल से पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे, और तो वह कहने लगी, मैं आपके साथ बहुत बुरा किया था, इसलिए मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई। मेरा काम तो आपको पता ही है, मैं रिपोर्टिंग करती हूँ। मुझे पूरे शहर में पागल खानों की मालूमात लेनी थी और वीडियो बनानी थी। मैं इसीलिए फेमस थी क्योंकि मैं किसी भी हाल में सच को सामने लेकर आ गई थी, क्योंकि मैं भेष बदल कर यहाँ आई थी ताकि यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकूँ कि यहाँ के पागल खाने का माहौल कैसा है। मैं 10 दिन तक यहाँ पर रुकी और 10 दिन में मुझे यहाँ की बहुत सी अजीब बातें पता चल गई। यहाँ पागल मर्दों के शरीर से अलग अलग किस्म की ऑर्गेनाइजेशन निकालकर उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और तो और पागल औरतों के शरीर के बच्चेदानी भी निकाल दी जाती है। मैंने सब रिकॉर्ड किया हुआ था और मेरे पास सबूत भी है। मैं वापस गई और अपने चैनल के मुताबिक तो बताया। उन्होंने वह सारे सबूत मुझे ले लिए और मुझसे कहा कि यह सारा सच हो, मौके पर ही सबके सामने लेकर आएंगे। और फिर आपका इंटरव्यू लेना था और हालात का जायज़ा लेने का मौका मिल गया था। जी, आप पागल खाने में आप पहले काम किया करती थी और वहाँ पर भी भेष बदल कर रहा करती थी, मगर वहाँ पर ऐसा वैसा कुछ गलत काम नहीं हो रहा था। उस समय मैं आपके यहाँ बारे में भी नहीं बताना चाहती थी, इसलिए आपका नंबर लिया। मैंने चैनल वालों को यह सब बता दिया, मगर यह क्या, मैं तो दंग रह गई। मुझसे कहा गया कि मैं आपके ख़िलाफ़ एक शो करूं, वरना मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं अपनी नौकरी बचाने की खातिर आप पर झूठे इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने जो कुछ भी किया अपने चैनल वालों के कहने पर ही आकर किया था। बाद में मुझे एहसास हो गया था कि आपके ख़िलाफ़ आपके ही 1-2 डॉक्टर ने मुझे भी सब में इस्तेमाल किया। मैंने जब डॉक्टर वालों को धमकी दी कि मुझे यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वह यह मालूम हो गया था और मैं सारी दुनिया के सामने सच ला कर ही रहूँगी, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे बांध दिया। मेरी याददाश्त मिटाने के लिए वह लोग मुझे रोज़ करंट दिया करते थे और यहाँ पर मुझे मेरा पति ही छोड़ कर गया था। मेरा पति मुझे यहाँ पैसों के लालच में छोड़ कर गया। मेरा नसीब अच्छा था कि मेरी खुशकिस्मत यहाँ पर मुझे आप जैसे डॉक्टर मिली, जिससे मुझे पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर दिया। काजल की कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसे बताया कि काजल, आजकल डॉक्टर शुक्ला के पीछे हूँ, वह क्या करते हैं यह सब जानना चाहती हूँ, लेकिन मेरी आधी परेशानी तो तुमने ही हल कर दी। तुमने मुझे बता दिया कि यहाँ पर क्या होता है, लेकिन अभी यह बात पता नहीं चल पाया है कि वह बच्चेदानी निकाल कर क्या करते हैं। काजल मुझसे कहने लगी कि अगर आप चाहें तो इसमें मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ। मैंने कहा, तुम क्या करोगी? कहने लगी, मैं पागल हूँ और पागल तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं डॉक्टर शुक्ला के पीछे चली जाऊँगी और यह सब कुछ पता करके आऊँगी, लेकिन इसमें रिस्क और ख़तरा बहुत था और काजल की जान को ख़तरे में नहीं डाल सकती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन काजल पहले ही काफ़ी नुकसान उठा चुकी थी। अब मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी और मेरे पास एक और बहुत अच्छा प्लान था। इस ईद के अकॉर्डिंग चलना, सारी सच्चाई हमें मालूम हो सकती थी। मैं अगले दिन मार्केट गई और एक बटन कैमरा ख़रीदा और वह कैमरा लाकर मैं काजल को दे दिया और उसे वार्ड में भेज दिया जहाँ डॉक्टर शुक्ला को राउंड लगाना था। काजल बहुत खूबसूरत और जवान लड़की थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वह काजल की तरफ ध्यान ज़रूर देंगे। जैसे ही रात हुई मैंने देखा कि डॉक्टर शुक्ला अपने साथ दूसरे डॉक्टर के वार्ड में चले गए। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर निकले
तो उनके साथ काजल थी। मेरा यकीन सच में बदल गया था। अब आगे की कार्यवाही मुझे करनी थी। मैं भागकर डॉक्टर के पास गई और काजल का हाथ छोड़कर कहा, आप लोग जो भी करते हैं अपने मरीज के साथ करिए। यह मेरी मरीज है। मैं 6 से पेमेंट आप इसको अपना शिकार नहीं बना सकते। मेरे इस तरह बोलने पर डॉक्टर शुक्ला का चेहरा मुझे लाल हो गया। वह दोनों खाली हाथ वहाँ से गए थे। मैंने काजल से पूछा, काम हो गया? उसने कहा, हाजिर हो गया। मैंने दोनों डॉक्टर के कोट में जेब पर कैमरा फिट करवा दिया था। मैं काजल को शाबाशी दी और हम दोनों मेरे ऑफिस में आकर बैठ गए और मोबाइल पर लाइव वीडियो देखने लगे। वह डॉक्टर शुक्ला क्या कर रहे हैं? डॉक्टर शुक्ला ने अपनी लेबोरेटरी में जाते ही झटके से टेबल पर हाथ मारा और दूसरे अस्पताल में कहा, वह बिल्ली से डॉक्टर इतने दिनों से हमारा रास्ता रोक रही है, इसका तो कुछ करना ही होगा। इससे पहले कि वह हमारी असलियत तक पहुंचते, हमें उसका कांटा साफ करना पड़ेगा। मैं अपने बारे में प्लानिंग सुनकर हंस पड़ी। अभी उसको मेरे बारे में पता नहीं था। उसी वक्त एक और डॉक्टर कमरे में आए। उसके साथ एक बेहोश लड़की थी जिसे उन्होंने टेबल पर लेटा दिया। आज शायद वह इस बेचारे की बच्चेदानी निकालने वाले थे। मेरा दिल चाहा कि भागकर उसके पास जाऊं और उस लड़की को बचा लूं, मगर सबूत बनने के लिए यह ज़रूरी था कि मैं चुपचाप यह रिकॉर्डिंग होने दूं। उन्होंने उस लड़की के शरीर से बच्चेदानी निकालकर एक प्लास्टिक की थैली में डालकर उसे पैक कर लिया। उसके बाद उसके शरीर पर टांके लगती है और लड़की को वहाँ से भेज दिया गया। यह सब मेरे पास रिकॉर्ड हो चुका था और यह सबूत उस डॉक्टर शुक्ला को जेल भिजवाने के लिए काफ़ी था। बाकी की बातें तो अरेस्ट होने के बाद बहुत पुलिस को बता देती और अगले दिन सारे सबूत पुलिस को देने के बजाय सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए। उससे पहले मेरे दिमाग में ख्याल आ गया, और पुलिस भी इन लोगों के साथ मिली हुई होगी और उन लोगों ने भी मेरे साथ सबूत जाया कर दिए तो क्या होगा। इसलिए मैंने सोशल मीडिया पर सारे सबूत डाल दिए। एक तूफान सा मच गया था। पुलिस पर दबाव बढ़ गया। आखिरकार पुलिस को इन सब डॉक्टर को गिरफ्तार करना ही पड़ा। डॉक्टर शुक्ला ने पुलिस को जो बयान दिए थे, वह जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था, वह ट्रांसजेंडर के अंदर बच्चेदानी प्लांट करके बच्चों की पैदाइश करवाने के तरीक़ों पर रिसर्च कर रहा था। उसने काफ़ी ट्रांसजेंडर के अंदर उन लड़कियों के निकाल के बच्चेदानी प्लांट की थी और आर्टिफिशियल बर्थ के तरीके को रिवाज देना चाहता था। उसके अलावा जो औरतें बंद होती या कोई भी वजह से अपनी बच्चेदानी को खो देती, यह भारी रकम लेकर ऑपरेशन करके उसमें बच्चेदानी प्लांट कर देते थे। अभी इन सब चीज़ों का रिसर्च चल ही रहा था कि यह सब मेरी नज़र में आ गया। मैं उनके पीछे पड़ गई और सारी कहानी जानने के खातिर उनको ट्रैक किया। इसके अलावा काजल ने जो सबूत कुछ महीने पहले इकट्ठा किए थे, उसने वह भी सोशल मीडिया पर डाल दिए। साथ ही अपने चैनल वालों पर भी मुकदमा कर दिया। काजल ने वह वीडियो बनाकर देकर मेरी बेगुनाही को भी साबित कर दिया और डॉक्टर को अदालत में सज़ा दे दी और उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। मेरी सच्चाई पता चलने पर मुंबई में मुझे दोबारा अपने चार संभालने की ऑफ़र मिल गई, मगर मैं यहाँ ही रहना चाहती थी। यहाँ का माहौल ख़राब नहीं करना चाहती थी और मैं ठीक करने के लिए यहाँ पर जैसे डॉक्टर की काफ़ी ज़रूरत थी। मैं यहाँ पर काफ़ी लगन और मेहनत से काम करती थी। धन्यवाद दोस्तों।